आज हम देखने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई एक जबरदस्त वायरल सीरीज जिसका नाम है ज़ॉम्बी वॉर। ये असल में एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल सीरीज है जो कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और रिलीज होते ही सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर इस सीरीज ने पूरी दुनिया में जबरदस्त हलचल मचा दी। कम या ज्यादा हम सब ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज के बारे में तो जानते ही हैं, और अगर आप भी ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज के फैन हैं तो आज की यह सीरीज भी आपके लिए जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में भी एक हाई स्कूल ग्रुप को दिखाया गया है जो ज़ॉम्बी वायरस की वजह से अपने ही स्कूल के अंदर फंस जाते हैं और पूरे स्कूल में ज़ॉम्बी उन्हें इस तरह घेर लेते हैं कि वहां से निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। साथ ही मोबाइल नेटवर्क, बिजली की लाइन और पानी की सप्लाई सब कुछ सरकार की तरफ से बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। ऐसी खतरनाक स्थिति में स्टूडेंट्स कैसे सर्वाइव करेंगे, यही हम आज की इस जबरदस्त सीरीज की कहानी में देखेंगे। हालांकि ऑल ऑफ अस आर डेड और इस सीरीज के कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत समानता है, लेकिन दोनों सीरीज की कहानी बिल्कुल अलग है, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक आपको कहीं भी बोरिंग महसूस नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं नेटफ्लिक्स पर वायरल हुई एक धमाकेदार ज़ॉम्बी सीरीज की कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े स्कूल के अंदर, जहां अचानक ही एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था और यह वायरस अब इतना ज्यादा महामारी का रूप ले चुका था कि शहर के हर कोने में खतरनाक ज़ॉम्बी घूम रहे थे। इसलिए शहर के लोग जहां थे वहीं फंस कर रह गए थे। ज़ॉम्बियों की वजह से कोई भी कहीं से बाहर नहीं निकल पा रहा था। यहाँ तक कि स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स क्लास कर रहे थे वे भी स्कूल में ही फंस गए थे। अब हम उसी स्कूल के क्लासरूम के अंदर कई स्टूडेंट्स को देखते हैं जो ज़ॉम्बियों से बचने के लिए यहाँ छिपे हुए थे। तो यहाँ हम निंग नाम की एक लड़की को देखते हैं। निंग यहाँ उनके प्रोफेसर रॉय को फोन करती है। निंग की माँ दरअसल पिछले 6 महीनों से मौत से लड़ रही है। इधर उन्हें उस बंद कमरे से बाहर निकालने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए निंग प्रोफेसर रॉय को फोन करके कहती है कि वह उसकी माँ का ध्यान रखे। लेकिन ठीक उसी समय प्रोफेसर रॉय टीवी पर एक न्यूज देखता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि पूरा बैंकॉक शहर ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो चुका है और यह वायरस शुरू हुआ है निंग के स्कूल से, और अभी पूरे शहर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये खबर देखकर प्रोफेसर रॉय काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जहां निंग की मां भर्ती है, प्रोफेसर रॉय वहां उसकी मां के बेड के पास जाता है। वहां कुछ अजीब तरह की दवाइयां रखी हुई थीं। वह उन दवाइयों को हैरानी से देखने लगता है। इधर स्कूल के एक और ग्रुप के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। वे भी ज़ॉम्बियों से बचने के लिए एक क्लासरूम में छिपे हुए थे। वहां बाहर से कई ज़ॉम्बी उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। हालात खराब देखकर प्रो नाम का एक लड़का अपने दोस्त क्यू से कहता है कि अगर बचना है तो उन्हें अब यहाँ की खिड़की से कूदना होगा। इसके बाद वे सब वहाँ से कूदकर एक दूसरे बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। वहां निंग का भाई नान भी था। नान जैसे ही निंग को देखता है वह तुरंत उसे फोन करता है, लेकिन निंग अपने भाई को यहाँ देखकर और भी ज्यादा चिंता में पड़ जाती है। वे दोनों दरअसल आमने सामने 2 अलग बिल्डिंग में थे। तो ठीक उसी समय वे सब देखते हैं कि स्कूल की ऊपर वाली मंजिल से कोई सीधा नीचे गिर जाता है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं। उसी वक्त एक लड़का निंग के हाथ से फोन लेकर सबको कहता है कि जैसे भी हो उन्हें यहाँ से लाइब्रेरी तक पहुँचना होगा, क्योंकि वही इस समय उनके लिए एकमात्र सुरक्षित जगह हो सकती है। इसके बाद दोनों ग्रुप आपस में बात करके लाइब्रेरी जाने का ही फैसला करते हैं, लेकिन लाइब्रेरी उनकी बिल्डिंग से काफी दूर थी और चारों तरफ खतरनाक ज़ॉम्बी फैले हुए थे। इसीलिए ज़ॉम्बियों की नजर से बचते हुए वे धीरे धीरे 2 अलग अलग ग्रुप में लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एक लड़की के फोन पर रिंग बजती है और उसे बताया जाता है कि उसके पिता भी इस वायरस से संक्रमित हो गए हैं। यह सुनकर वह लड़की जोर जोर से रोने लगती है। तब एक दूसरी लड़की उसके हाथ से फोन लेकर उसे शांत करने की कोशिश करती है, क्योंकि यह जगह बात करने के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। उसी समय अचानक उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कई ज़ॉम्बी आ चुके हैं। इधर किन नाम का एक लड़का सबको एक स्पीकर दिखाकर कहता है कि अगर वे इसे किसी एक जगह रखकर चालू कर दें और इसमें म्यूजिक चला दें तो ज़ॉम्बी आवाज की तरफ आकर्षित होकर उधर चले जाएंगे और उसी मौके का फायदा उठाकर वे लाइब्रेरी की तरफ निकल सकते हैं। यह आइडिया सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी इतनी दूर जाकर स्पीकर रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी बहुत हिम्मत दिखाते हुए प्राण नाम की एक लड़की यह काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उसी समय लुई को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि सरकार ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सभी तरह के नेटवर्क, बिजली और पानी बंद करने का आदेश दिया है। इधर जब प्राण स्पीकर सेट करके वापस आने लगती है तभी अचानक वह ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर रिंग बजने लगती है। इससे प्राण काफी घबरा जाती है। इस समय दिखाया जाता है कि 2nd फ्लोर पर एक ज़ॉम्बी खड़ा है। दूसरी तरफ निंग के ग्रुप के लिए पूरा मामला थोड़ा आसान था, क्योंकि वे ज़ॉम्बियों की मूवमेंट को काफी हद तक समझ चुके थे। वे समझ गए थे कि ज़ॉम्बी आवाज
आवाज और रोशनी के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं और वे रोशनी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से निंग का ग्रुप बहुत सावधानी से अंधेरे में ज़ॉम्बियों की नजर से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी वहां लिन नाम की एक लड़की का पैर मुड़ जाता है और वह अचानक चीख उठती है। उसकी चीख सुनकर ज़ॉम्बी उनकी मौजूदगी का पता लगा लेते हैं। तब ग्रुप के सभी लोग वहीं रुक जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्राण किसी तरह उस ज़ॉम्बी की नजर से बचकर अपने टीममेट्स के पास पहुंच जाती है। उसी समय स्पीकर में इतनी तेज आवाज होने लगती है कि वह फट जाता है। इस आवाज को सुनकर वहां मौजूद सारे ज़ॉम्बी तेजी से उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं और यह स्थिति दोनों ग्रुप के लिए काफी फायदेमंद बन जाती है। दोनों ग्रुप अब अलग अलग तरीके से लाइब्रेरी की तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन लिन किसी भी हालत में दौड़ नहीं पा रही थी, इसलिए उसका दोस्त उसे कंधे पर उठाकर ले जाने का फैसला करता है। तभी वह देखता है कि ऊपर से खून टपक रहा है। जब वह ऊपर देखता है तो पता चलता है कि वहाँ एक ज़ॉम्बी लटका हुआ है। यह देखकर लिन का दोस्त डेविड उसे जल्दी से कंधे पर उठाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से वह ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ लेता है और लिन के कंधे पर जोर से काट लेता है। डेविड उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके ग्रुप के बाकी लोग आकर उसे किसी तरह वहाँ से खींच कर ले जाते हैं। इसके बाद वह ज़ॉम्बी बहुत ही बेरहमी से लिन पर हमला करने लगता है और बाकी सारे ज़ॉम्बी भी उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। इधर डेविड को लेकर उसका ग्रुप दौड़ते हुए लाइब्रेरी पहुंच जाता है और आखिरकार दोनों ग्रुप एक हो जाते हैं। उधर निंग और उसका भाई नान एक दूसरे को देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। दरअसल वे दोनों एक दूसरे को खो देने से डर रहे थे। इसके बाद वे सब मिलकर यहाँ बिना देर किए लाइब्रेरी में मौजूद चीजों से एक गेट बना लेते हैं ताकि ज़ॉम्बी किसी भी तरह अंदर प्रवेश न कर सकें। उसी समय फू नाम की एक लड़की देखती है कि उसके फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तब वह लिफू को बताती है कि सरकार की तरफ से बिजली, मोबाइल नेटवर्क, यहाँ तक कि पानी की सप्लाई भी बंद करने का ऐलान किया गया है। शायद इसी वजह से फोन में नेटवर्क नहीं मिल रहा है। यह सब सुनकर वे सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। उसी समय सिमिन नाम की एक लड़की सबसे कहती है कि इस जगह से जैसे भी हो उन्हें जल्दी निकलना होगा। यहाँ देर करना ठीक नहीं है, उन्हें तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन बाकी लोग इससे सहमत नहीं होते क्योंकि बाहर की स्थिति इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। तभी एक लड़का रेडियो पर सुनता है कि रात के समय उनके स्कूल की बिजली काट दी जाएगी और सेना हेलीकॉप्टर के जरिए बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करेगी। उन्हें यह भी पता चलता है कि इसी हाई स्कूल से ही ज़ॉम्बी वायरस की शुरुआत हुई थी। यह सब जानकर उनमें से एक कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें एक अनाउंसमेंट करना होगा ताकि अगर बाहर कोई रेस्क्यू टीम हो तो वे उनकी आवाज सुनकर यहाँ आ सकें। लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ होते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ज़ॉम्बियों ने आवाज सुन ली तो वे उन पर हमला कर सकते हैं। इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी निंग किसी की परवाह किए बिना सीधे ब्रॉडकास्ट रूम में चली जाती है और वहां जाकर अपने फंसे होने की घोषणा कर देती है। वह सभी से कहती है कि अगर स्कूल के किसी भी कोने में कोई भी जिंदा बचा हुआ है तो वह किसी भी तरह लाइब्रेरी में आ जाए क्योंकि अभी यही सबसे सुरक्षित जगह है। निंग की आवाज पूरे स्कूल के हर कोने में सुनाई देने लगती है। उसके पास खड़ा सन नाम का एक लड़का उसे कई बार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं सुनती। उसी समय अचानक सारी बिजली बंद हो जाती है। ज़ॉम्बी पागलों की तरह भागते हुए रोशनी ढूंढने लगते हैं क्योंकि वे ऐसे ज़ॉम्बी थे जो अंधेरे में ठीक से रह नहीं सकते थे। उसी वक्त हम नताशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका खून से लथपथ शरीर मैदान में पड़ा था, लेकिन अचानक वह अपनी आंखें खोल देती है। उसकी आंखें डरावने तरीके से पूरी सफेद हो चुकी थी। अब वह भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और फिर वह भी दूसरे ज़ॉम्बियों के साथ चलने लगती है। इधर लाइब्रेरी में फा नाम की एक लड़की अपने पिता को बार बार फोन कर रही थी, लेकिन नेटवर्क की समस्या की वजह से वह किसी भी तरह उनसे संपर्क नहीं कर पा रही थी। इस वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तब उसकी दोस्त ली उसे शांत कराने के लिए आती है, लेकिन फा इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वह बहुत उत्तेजित हो जाती है। इसी कारण उसका अपने दोस्तों के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी सन बीच में आकर उसे समझाता है और सबको शांत करता है। वह कहता है कि अभी झगड़ा करने का समय नहीं है, उन्हें शांत रहना होगा और मिलकर यहाँ से निकलना होगा। उसी समय नान उनके पास आता है और सबको खिड़की के पास आने का इशारा करता है। वहाँ जाकर वे कैमरे में देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बी एक लाइन में शांत तरीके से कहीं जा रहे हैं। उनमें किसी तरह की हिंसा दिखाई नहीं देती। ये बात उन्हें काफी अजीब लगती है क्योंकि अब तक उन्होंने जिन ज़ॉम्बियों के बारे में सुना था उनसे ये बिल्कुल अलग लग रहे थे। जब सब लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं तब निंग उन्हें कहती है कि अभी इस पर चर्चा करने का समय नहीं है। उन्हें सुबह तक शांति से हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार करना चाहिए। सब लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद सभी वहीं आराम करने लगते हैं क्योंकि पूरे दिन उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया था। सुबह होते ही सन सबको जगाता है और कहता है कि वे लोग छत पर जाकर हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए जरूरी सामान तैयार कर लें। और उसके कहने पर जब सब लोग चीजें मैनेज करने लगते हैं तो वह डैन नाम के एक लड़के से कहता है कि
निंग पर इतना भरोसा मत करो, जितना हो सके उससे दूर रहो। लेकिन डैन उससे कहता है कि अभी क्या इन सब बातों का समय है, हमें जैसे भी हो यहाँ से सुरक्षित निकलना है, और तुम अचानक निंग के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तब सन उसे बताता है कि असल में कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। इसके बाद वह डैन को बताता है कि उसने प्रोफेसर रॉय के साथ मिलकर निंग की माँ के शरीर पर एक रिसर्च किया था, और निंग की माँ को जो बीमारी हुई थी उस बीमारी पर रिसर्च करते हुए उन्हें उस बीमारी की पूरी जानकारी मिल गई थी, और निंग की माँ की उस बीमारी का फॉर्मूला जॉम्बी वायरस के फॉर्मूले से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसलिए हो सकता है कि जॉम्बी वायरस की शुरुआत वहीं से हुई हो, और यह भी हो सकता है कि निंग के शरीर में भी यह वायरस मौजूद हो। इसी वजह से सन ने उसे निंग से दूर रहने को कहा था। इधर प्राण और बाकी लोग मिलकर हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए जरूरी सामान ढूंढ चुके थे। ठीक उसी समय नान देखता है कि एक जॉम्बी खिड़की के बाहर खड़ा है। इधर बाकी लोग भी देखते हैं कि कई सारे जॉम्बी लाइब्रेरी तक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि जॉम्बियों के पास आईडी कार्ड भी थे, क्योंकि वे सभी स्कूल के स्टूडेंट्स थे। ये देखकर सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक गेट पर आईडी कार्ड दिखाकर ही वे आसानी से अंदर आ सकते थे। उसी समय लाया नाम की एक लड़की खिड़की से नीचे कूदने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी वक्त फायर फोन में अलार्म बजने लगता है और सारे जॉम्बियों का ध्यान उस लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। लाया जब खिड़की से नीचे उतर रही होती है तब वह देखती है कि ठीक उसके पीछे एक जॉम्बी बहुत डरावने तरीके से उसे घूर रहा है। इधर फायर फोन में अलार्म लगातार बजता रहता है, लेकिन फा चाहकर भी उस फोन को फेंक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि इस समय फोन कितना जरूरी है। अगर बाद में उन्हें कोई रेस्क्यू करने नहीं आता और किसी तरह फोन के जरिए नेटवर्क मिल जाए तो वे इस जगह से बचकर निकल सकते हैं। इसलिए फा अपने फोन को साथ लेकर ही लाया जिस खिड़की से बाहर गई थी उसी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वह देखती है कि लाया पर एक जॉम्बी बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला कर रहा है। यह देखकर वह डर से चिल्ला उठती है और अपने ग्रुप की तरफ भागने लगती है। उस समय ग्रुप के सभी लोग भी जॉम्बियों के डर से इधर उधर भाग रहे थे और जॉम्बी भी उनका पीछा कर रहे थे। प्रो ने अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा चाकू अपने पास रखा हुआ था। इधर सभी लोग भागते भागते फायर डोर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक जॉम्बी भी उनके साथ अंदर आ जाता है। तब प्रो अपने उस चाकू से सीधे उस जॉम्बी पर हमला कर देता है, जिससे इस बार के लिए सभी बच जाते हैं। इधर पा और उसके साथ दो और लड़कियां जॉम्बियों से बचने के लिए भाग रही थीं, लेकिन तब भी उसके फोन का अलार्म किसी भी तरह बंद नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से सारे जॉम्बी आवाज सुनकर उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। ये देखकर और कोई रास्ता न होने पर बाकी दोनों लड़कियां फा को छोड़कर वहां से भाग जाती हैं और सारे जॉम्बी आकर फा पर हमला कर देते हैं, यानी फा भी किसी तरह जॉम्बियों से बच नहीं पाती। ये देखकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं, खासकर डेविड इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और कल ही उसने नताशा को भी खो दिया था, वह भी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। इसी समय सभी देखते हैं कि डेविड के हाथ में एक घाव का निशान है। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और उससे धीरे धीरे दूर हटने लगते हैं। इधर डेविड भी ये देखकर बहुत घबरा जाता है। उसके मन में लग रहा था कि वह अभी किसी भी समय जॉम्बी में बदल जाएगा, इसलिए वह सभी को अपने से दूर रहने के लिए कह रहा था और जोर जोर से रो रहा था। लेकिन उसी समय डेविड के पास सन आता है। सन असल में डेविड का बड़ा भाई था। सन उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर तुम सच में जॉम्बी भी बन गए तो भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सुनकर डेविड बहुत भावुक हो जाता है, लेकिन फिर भी वह सन से कहता है कि वह सबको लेकर वहां से चला जाए। लेकिन तभी सन डेविड के घाव को चेक करता है और देखता है कि यह असल में जॉम्बी के हमले से नहीं था, बल्कि उसके हाथ के अंदर एक कांच का टुकड़ा घुस गया था, यानी वे सभी बिना किसी वजह के डर रहे थे। यह देखकर सभी के मन में थोड़ी राहत आ जाती है। इधर निंग और उसके दो दोस्त बहुत मुश्किल से रूफ टॉप तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे रेस्क्यू के लिए आए हुए कई हेलीकॉप्टर देखते हैं और उन्हें सिग्नल देने लगते हैं। उसी समय निंग अपने बाकी दोस्तों को बुलाने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाती है, लेकिन वहां जाकर वह देखती है कि कई जॉम्बी ऊपर की तरफ आ रहे हैं। यह देखकर वह बहुत डर जाती है और छत का दरवाजा खुला छोड़कर ऊपर आ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सारे जॉम्बी भी वहां अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वे दिखते हैं, हेलीकॉप्टर से उन पर फायरिंग शुरू कर दी जाती है और कई जॉम्बी वहीं मर जाते हैं। इसके बाद ग्रुप के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए फिर से नीचे भाग जाते हैं, यानी रेस्क्यू टीम उन्हें देख ही नहीं पाती। इधर नीचे आने के बाद अचानक वे देखते हैं कि एक जॉम्बी उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि उनकी ही दोस्त फा थी। उसे इस हालत में देखकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। डेविड उसे देखकर अपने इमोशंस रोक नहीं पाता। वह फैसला करता है कि वह फा को आखिरी बार अलविदा कहेगा, इसलिए डेविड धीरे धीरे फा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही कोई फा के सिर पर कुल्हाड़ी मार देता है। तभी वे देखते हैं कि कुछ फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स भी अभी तक जिंदा हैं और वही लोग फा को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर सब बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कुछ
कुछ करने का कोई मौका नहीं था। वे स्टूडेंट्स वहां पर एक के बाद एक वार करते हैं और उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं, क्योंकि अब फा इंसान नहीं रही थी, वह एक जॉम्बी बन चुकी थी। इसके बाद वे लोग खाने के लिए कैंटीन से खाना ढूंढ लेते हैं। सभी बहुत भूखे थे, इसलिए सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। लेकिन डेविड का ध्यान कहीं नहीं था। वह बस एक लड़के के हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी को देख रहा था, जिससे कुछ देर पहले फा को मारा गया था। वह बार बार वही सब सोच रहा था। दूसरी तरफ डैन एक लड़के के हाथ में पिस्तौल को देखता है। लड़का ये बात समझ जाता है और डैन को अपना असली सच बताता है। वह कहता है कि वह एक अवार्ड जीत चुका शूटर है। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन वाले लड़के सबको बताते हैं, तुम लोग क्या सोचते हो, सरकार सच में हमें हेलीकॉप्टर से बचाने आई है? ये सब एक ट्रैप था। तुमने देखा नहीं कि जैसे ही हम छत पर गए उन्होंने हम पर गोली चलानी शुरू कर दी। असल में उन्होंने हमें देखकर भी अनदेखा किया, क्योंकि उनका मकसद हमें खत्म करना था। उन्हें लगता है हम सब इन्फेक्टेड हैं, इसलिए अगर हमें बचाया गया तो वायरस फैल सकता है। ये सब सुनकर सबको लगता है कि शायद ये सच हो सकता है, इसलिए अब वे लोग रूफटॉप पर जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। उस समय मोना नाम की एक लड़की सब कुछ के लिए निंग को दोष देने लगती है। वह कहती है कि अगर निंग उस दिन अचानक अनाउंसमेंट नहीं करती तो जॉम्बी कभी भी लाइब्रेरी की तरफ नहीं आते। लेकिन ये सब सुनकर वह शूटर लड़का कहता है, इस सब के लिए किसी को दोष देना ठीक नहीं है। इस हालत के लिए हम में से कोई जिम्मेदार नहीं है। उसी समय नान अपना कैमरा ऑन करता है और सबको कल रात की फुटेज दिखाने लगता है, क्योंकि उसने उस फुटेज में एक चीज नोटिस की थी। जब सब लोग वह फुटेज देखते हैं तो वे एक चीज देखकर हैरान हो जाते हैं। जॉम्बी किसी एक खास इंसान को फॉलो कर रहे हैं, मतलब वे किसी एक जॉम्बी को अपना लीडर मान रहे हैं। यह देखकर सब सोचने लगते हैं कि अगर वे उस जॉम्बी लीडर को ढूंढकर मार दें तो शायद बाकी जॉम्बियों से भी बचा जा सकता है। लेकिन निंग और मुई को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे तुरंत कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है यह कोई जॉम्बी हंटिंग गेम है? उसी समय फिजिकल एजुकेशन का एक लड़का आता है और उन्हें बताता है कि जॉम्बी तापमान के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं। उसने देखा है कि जब तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था तो वे बहुत धीरे चल रहे थे, और जब तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया तो वे बहुत तेजी से चलने लगे। इससे वह समझ जाता है कि तापमान भी जॉम्बियों की एक्टिविटी पर असर डालता है। इसी सब पर चर्चा चल ही रही थी कि अचानक एक तरफ से चीखने की आवाज आती है। फिर वे देखते हैं कि डेविड ने उस लड़के पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है, जिसने कुछ देर पहले फा को मारा था। उस लड़के का नाम गैट था। यह देखकर सब डेविड को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी भी हालत में गैट को छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी अचानक कोई एक लकड़ी से डेविड की गर्दन पर वार करता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। फिजिकल एजुकेशन वाले लड़के डेविड पर बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उसने सिर्फ उनके दोस्त को मारने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि जिम्नेजियम का दरवाजा भी खोल दिया था ताकि जॉम्बी अंदर आ सके। सन उन्हें शांत करते हुए कहता है, प्लीज गुस्सा मत करो, उसकी हालत ठीक नहीं है। उसने अपनी आंखों के सामने अपने 2 करीबी दोस्तों को मरते देखा है, इसलिए वह खुद को संभाल नहीं पा रहा है। मैं वादा करता हूँ मैं उसे खुद समझाऊंगा। लेकिन तभी निंग देखती है कि किन और निक वहाँ मौजूद नहीं है। वह सबको बताती है और सोचती है कि शायद वे किसी बड़े खतरे में फंस गए हैं, क्योंकि सुबह जब जॉम्बी लाइब्रेरी की तरफ आ रहे थे तभी उसने देखा था कि वे दोनों लाया के शव के पास खड़े थे। निंग ने उन्हें बुलाया था, लेकिन वे लाया को छोड़कर नहीं आ रहे थे। असल में किन और लाया बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए किन उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक लाया पूरी तरह जॉम्बी बन चुकी थी। निक समझ जाता है और तुरंत किन को लेकर भागने की कोशिश करता है, और लाया भी उनके पीछे लग जाती है, क्योंकि वह अब एक खतरनाक जॉम्बी बन चुकी थी। इसलिए निक और किन कोई रास्ता न पाकर सीधे स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं और लाया भी उनके पीछे कूद जाती है। इसके बाद किन और निक किसी तरह ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि लाया का शव पानी में तैर रहा है। तभी वहाँ आर्ट क्लब के कुछ लड़के आ जाते हैं और उनमें से एक जो लाया को जानता था वह पानी में जाकर उसका शव बाहर निकालता है। इसके बाद वे लोग लाया को लेकर ऑडिटोरियम की तरफ चले जाते हैं और उनके साथ निक और किन भी जाते हैं। उसी समय फिजिकल एजुकेशन के कुछ लड़के इन्वेस्टिगेशन के लिए सीधे ऑडिटोरियम जाना चाहते हैं। वे कैमरे में सब रिकॉर्ड करने के लिए नान को भी अपने साथ ले जाते हैं। इधर निंग किसी भी हालत में अपने भाई को बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। लेकिन नान अपनी बहन की एक भी बात नहीं सुनता और उनके साथ ऑडिटोरियम की तरफ निकल जाता है। कुछ दूर जाते ही वे देखते हैं कि सारे जॉम्बी ऑडिटोरियम की तरफ ही जा रहे हैं। उधर मो चुपके से डेविड के कमरे में आता है, जहां डेविड को बंद करके रखा गया था, क्योंकि वह बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। मो डेविड से बात करके समझ जाता है कि उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है और वह पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है। यह देखकर वह उसे वहीं लॉक किए बिना ही जल्दी से बाहर निकल जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर डेविड कमरे से बाहर आ जाता है और देखता है कि गैट जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है और उसका पूरा शरीर हरा पड़ गया है, मतलब वह शायद पहले ही जॉम्बी में बदलना शुरू हो चुका था। इधर नान और फिजिकल एजुकेशन के लड़के ऊपर से कैमरे के जरिए जॉम्बियों की हरकतें देख रहे थे। उनकी एक्टिविटी देखकर वे समझते हैं कि शायद उनकी यूनिवर्सिटी की क्लीनर महिला ही इन जॉम्बियों की लीडर है, क्योंकि सारे जॉम्बी
उसी के आसपास घूम रहे थे। दूसरी तरफ निंग का ग्रुप कुछ अजीब आवाजें सुनता है। फिर वे लोग उस आवाज को चेक करने जाते हैं। वहाँ जाकर वे देखते हैं कि एक गार्ड पूरी तरह जॉम्बी बन चुका है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह कब हुआ। यहाँ तक कि उसके शरीर में वही कुल्हाड़ी भी फंसी हुई थी। इस समय वे एक लड़की की चीख सुनते हैं जो हाथ पैर बंधे हुए कमरे में बंद है। तभी उन्हें समझ आ जाता है कि यह सब डेविड ने ही किया है। उसी वक्त गैट का दोस्त रिन जल्दी से वहाँ आता है और सीधे गार्ड को गोली मारकर उसे वहीं खत्म कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड जॉम्बियों की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जॉम्बी उसकी बात सुनकर उससे दूर जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही रियॉन वहाँ आकर डेविड के पैर में गोली मार देता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि डेविड अब सबके लिए खतरा है। उसी समय निंग और उसके दोस्त आकर रियॉन को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर ऑडिटोरियम की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं और सारे जॉम्बी पागलों की तरह उसी तरफ दौड़ जाते हैं। इस मौके पर निंग और उसके दोस्त मिलकर रियॉन को काबू में कर लेते हैं और डेविड को सुरक्षित ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आर्स ग्रुप के लिए हालात और खराब हो जाते हैं, क्योंकि जब वे ऑडिटोरियम में थे तभी अचानक जॉम्बी वहां घुस आते हैं। बचने के लिए कांग नाम का एक लड़का बंदूक निकालकर जॉम्बियों पर गोली चलाने लगता है। इसी बीच बाकी लोग जिम्नेजियम की तरफ भागते हैं, क्योंकि वही अब सबसे सुरक्षित जगह थी। लेकिन थोड़ी देर बाद कांग की गोलियां खत्म हो जाती हैं और सारे जॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। उसके दोस्त उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और जॉम्बी उसका शरीर बहुत बुरी तरह फाड़कर खाने लगते हैं। इधर निंग, डैन और बाकी लोग डेविड को रिसर्च रूम में लेकर जाते हैं ताकि वहाँ शेल्टर मिल सके। लेकिन वहाँ पहुँचते ही पॉल अचानक निंग पर बंदूक तान देता है। तभी पता चलता है कि उसके पैर में जॉम्बी ने काट लिया है और उसे पता है कि बहुत जल्दी वह भी जॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वह बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वह रोते रोते अपनी बंदूक निंग की तरफ से हटा देता है और सीधे वहीं डेविड को गोली मार देता है। फिर वह अपनी बची हुई गोलियों से खुद को भी गोली मार लेता है। ये सब देखकर निंग और डैन बहुत दुखी हो जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। तभी डैन को याद आता है कि सन ने एक बार उसे छुपकर बताया था कि वह और प्रोफेसर रॉय निंग की माँ की बीमारी पर रिसर्च कर रहे थे और उसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर निंग बहुत हैरान हो जाती है। फिर वे दोनों मिलकर रिसर्च रूम में चले जाते हैं। इसके बाद कुछ समय पहले की घटना दिखाई जाती है। प्रोफेसर रॉय ने अपने चैम्बर में कुछ गरीब लोगों को बुलाया था। उनमें यूनिवर्सिटी की क्लीनर महिला भी थी, जिस पर अभी शक है कि वह जॉम्बी की लीडर है। प्रोफेसर रॉय एक ऐसी दवा बनाना चाहते थे जो हर बीमारी का इलाज कर सके। इसके लिए उन्होंने जेलीफिश के शरीर से प्रोटीन लिया था। निंग की माँ की बीमारी के इलाज के लिए वह इसे एक क्योर की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। दवा बनाने के लिए वह दिन रात बिना सोए रिसर्च कर रहे थे, लेकिन यह दवा सच में काम करेगी या नहीं, यह टेस्ट करने के लिए उन्हें इंसानी शरीर की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने पैसे देकर गरीब लोगों पर यह दवा टेस्ट करना शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने क्लीनर महिला पर इसे इस्तेमाल किया। जब प्रोफेसर रॉय ने यह प्रपोजल दिया तो वह महिला खुशी खुशी मान गई, क्योंकि उसका बेटा ड्रग्स का आदी था और वह हमेशा पैसे के लिए उसे परेशान करता था। उस दवा को लगाने के कुछ दिन बाद ही उस महिला के शरीर से पसीने की जगह एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलने लगता है। वह दिन ब दिन बहुत बीमार होती जाती है। एक दिन जब वह यूनिवर्सिटी में निंग से मिलती है तो निंग खुद समझ जाती है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन उसे असली वजह पता नहीं चलती। वह इसे सामान्य बीमारी समझकर उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है, लेकिन क्लीनर महिला की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। फिर जब वह प्रोफेसर रॉय के पास जाती है तो वह उसे कुछ दिनों तक दवा न लेने की सलाह देते हैं, लेकिन महिला यह बात नहीं मानती, क्योंकि उसका ड्रग्स का आदी बेटा उसे पैसे के लिए लगातार परेशान करता था और दवा लेने से उसे पैसे मिलते थे। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर रॉय उसे फिर से एक और डोज दे देते हैं, लेकिन जैसे ही वह वहाँ से जाती है प्रोफेसर रॉय अपनी रिपोर्ट चेक करते हैं और बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह प्रोटीन इंसानी शरीर पर बहुत बुरा असर डाल रहा है, लेकिन तब भी वह यह नहीं समझ पाते कि आगे इसका क्या अंजाम होगा। कुछ समय बाद क्लीनर महिला के शरीर से लगातार चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है और उसकी नसें हरे रंग की होने लगती हैं। धीरे धीरे वह बहुत आक्रामक हो जाती है और देखते देखते वह एक भयानक जॉम्बी में बदल जाती है। यहीं से असल में जॉम्बी वायरस पूरे इलाके में फैलना शुरू होता है। इसके बाद निंग को रिसर्च रूम में प्रोफेसर रॉय की एक डायरी मिलती है। उसे पढ़ने के बाद उसके लिए सारा सच साफ हो जाता है। निंग और डैन फिर आपस में बात करके यह भी समझ जाते हैं कि प्रोफेसर रॉय के प्रोटीन कलेक्शन और दवा बनाने में उनके दोस्त सन का भी हाथ था, और इसी वजह से कुछ दिन पहले जब निंग ने प्रोफेसर रॉय को रिसर्च में मदद करने का ऑफर दिया था तो उसने उसे सीधे मना कर दिया था। लेकिन उस समय उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि प्रोफेसर रॉय जेलीफिश को लेकर इतना खतरनाक रिसर्च कर रहा है। इसके बाद डैन वहाँ एक यूएसबी डिवाइस ढूंढ लेता है। उसमें क्या है यह चेक करने के लिए वे दोनों कंप्यूटर रूम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन अचानक वे देखते हैं कि ग्लास के बाहर पॉल खड़ा है और उनकी तरफ देख रहा है। तब तक वह पूरी
तरह जॉम्बी बन चुका था। उसे देखकर निंग और डैन दोनों टेबल के पीछे छिप जाते हैं। उसी समय उन्हें याद आता है कि उनके एक दोस्त के पास मरने से पहले एक पिस्टल थी। वे तय करते हैं कि उसी पिस्टल से वे पॉल को शूट करेंगे। डैन ग्लास के पास जाकर पॉल का ध्यान दूसरी तरफ खींचने की कोशिश करता है और इसी मौके पर निंग बाहर से पिस्टल लेने जाती है, लेकिन जैसे ही वह पिस्टल उठाती है पॉल उसे देख लेता है और किसी तरह उस पर गोली चला देता है। इसके बाद वे दोनों वहां मिला हुआ USB डिवाइस लेकर सीधे कंप्यूटर रूम में चले जाते हैं। असल सच जानने के लिए वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ सन का ग्रुप काफी कोशिशों के बाद आखिरकार जिम्नेजियम पहुंच जाता है, लेकिन वहां तक आते आते वे अपने 2 फिजिकल एजुकेशन वाले दोस्तों को खो चुके थे। फिर वे देखते हैं कि निंग और डैन वहां नहीं है। इस सब के लिए सन मो को दोष देने लगता है, क्योंकि अगर मो ने डेविड को अनलॉक नहीं किया होता तो शायद यह सब नहीं होता, लेकिन मो खुद भी खुद को ही दोष दे रहा था। इसके बाद वे सब कैमरे में जॉम्बियों की एक्टिविटी देख रहे थे। ध्यान से देखने पर वे समझ जाते हैं कि जब कोई जॉम्बी किसी स्वस्थ इंसान को काटकर जॉम्बी बनाता है तो उनके बीच एक तरह का कनेक्शन बन जाता है। वीडियो फुटेज को अच्छे से देखने के बाद वे पूरी तरह से कंफर्म हो जाते हैं कि वही पहला जॉम्बी वायरस से संक्रमित हुआ था। लेकिन वह जॉम्बी कैसे बना, यह बात सन और उसके ग्रुप में से कोई भी नहीं जानता था। फिर अचानक उन्हें याद आता है कि वह असल में साइंस बिल्डिंग की क्लीनिंग ड्यूटी में था। इससे उन्हें थोड़ा अंदाजा लगने लगता है। तब मो उन्हें एक सुझाव देता है कि अगर किसी तरह क्लीनर लेडी को मार दिया जाए तो शायद बाकी जॉम्बियों को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। लेकिन बाकी लोग इस बात से सहमत नहीं होते, क्योंकि ऐसा करने से बाकी जॉम्बी और ज्यादा आक्रामक होकर उन पर हमला कर सकते हैं। इसके बाद वे सब सोचने लगते हैं कि अगर किसी तरह क्लीनर लेडी को इमोशनली कंट्रोल किया जाए तो शायद बाकी जॉम्बी भी उनके कंट्रोल में आ सकते हैं। और वे एक जरूरी बात नोटिस करते हैं कि जॉम्बी बनने के बाद भी वे अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ते। क्लीनर लेडी अभी भी हर सुबह साइंस बिल्डिंग में जाती है सफाई करने के लिए। यह उनके लिए उसे पकड़ने का एक अच्छा मौका था। अब ये सभी लोग इस बात पर सहमत हो जाते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि कौन इस मिशन को लीड करेगा, कौन बाकी जॉम्बियों का ध्यान भटकाएगा और बाकी लोग क्या क्या जिम्मेदारी निभाएंगे। दूसरी तरफ हमें कंप्यूटर लैब में निंग और डैन दिखते हैं। वे वहाँ वीडियो देख रहे थे। उन्हें वहाँ प्रोफेसर रॉय का एक स्पेस रिकॉर्ड मिलता है, जिससे पता चलता है कि बहुत साल पहले प्रोफेसर रॉय और निंग की माँ एक ही साइंस लैब में रिसर्च करते थे। एक समय कॉलेज के अंदर किसी झगड़े की वजह से निंग की माँ को नौकरी छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा था, लेकिन असल वजह कुछ और थी। दरअसल निंग की माँ उस समय प्रेग्नेंट थी और उसने किसी को कुछ बताए बिना निंग को अपने कुछ रिश्तेदारों के पास छोड़कर कहीं और चली गई थी। असल में निंग की माँ की पहले से एक शादीशुदा जिंदगी थी जो कई साल पहले टूट चुकी थी। वह निंग को लेकर रिसर्च लैब में काम करके अपनी जिंदगी चला रही थी, लेकिन वहाँ एक ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से वह बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई और इस बदनामी को छुपाने के लिए उसने खुद को पूरी तरह लोगों से दूर कर लिया था। इस घटना के बाद लगभग 3 साल का समय बीत जाता है। निंग की माँ की गोद में अब नानू भी होता है। निंग की माँ नान को लेकर फिर से निंग के पास वापस आती है और नान का निंग से परिचय कराती है। इसी तरह उनकी नई जिंदगी शुरू होती है, लेकिन पुराने झगड़ों की वजह से निंग की माँ अपनी पुरानी नौकरी पर वापस नहीं जाती, बल्कि परिवार चलाने के लिए वह एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम शुरू कर देती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन उसकी मुलाकात प्रोफेसर रॉय से होती है। रॉय उसे एक रिसर्चर से मिलवाता है जिसका नाम ताइकॉन होता है। वह एक सीक्रेट मेडिसिन पर रिसर्च कर रहा था और उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानी शरीर की जरूरत थी। उसकी शर्त थी कि जब तक मेडिसिन पूरी नहीं बन जाती यह बात पूरी तरह गुप्त रखनी होगी। निंग की माँ इस शर्त को मान लेती है और फिर से लैब में काम शुरू कर देती है। इस प्रोजेक्ट का नाम एनी सॉन्ग था। इसमें इमोर्टल सेल्स पर रिसर्च किया जा रहा था जो मरने के बाद भी जीवित रह सकते थे। इसी बीच ताइकॉन के परिवार के लोग भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे, जिन पर कुछ मेडिसिन टेस्ट की गई थी। लेकिन एक दिन निंग की माँ देखती है कि ताइकॉन के परिवार का एक लड़का जिसका नाम जू है, वह एक प्ले बॉय जैसा इंसान है। वह नाइट क्लब में जाकर कई लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहा था। चूंकि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, इसलिए निंग की माँ यह देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उसे डर होता है कि जू की हालत का असर कहीं और लोगों पर न फैल जाए, इसलिए वह जल्दी से बाकी लोगों को बताने के लिए रिसर्च रूम की तरफ जाती है। लेकिन उससे पहले ही जू नशे की हालत में अपने कुछ दोस्तों के साथ रिसर्च रूम में घुस जाता है। वहाँ एक महिला डॉक्टर थी जो जेलीफिश और इमोर्टल सेल्स से मेडिसिन बना रही थी। जू और उसके दोस्त उसे देखते ही उस पर हमला कर देते हैं। तब वह डॉक्टर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने हाथ में मौजूद अधूरी मेडिसिन का इंजेक्शन जू की गर्दन में लगा
लगा देती है। इसके बाद जू बहुत गुस्से में आकर डॉक्टर के सिर पर बार बार वार करता है और उसे वहीं मार देता है। इधर निंग की माँ वहाँ पहुँचती है और देखती है कि उसके असिस्टेंट की लाश फर्श पर पड़ी है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उस इंजेक्शन के असर से जू पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है और जू ताइकॉन का इकलौता बेटा था, इसीलिए वह गुस्से में आकर निंग की माँ को रिसर्च से सस्पेंड करने का ऑर्डर दे देता है और साथ ही वह कहता है कि निंग को इस डेंजरस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया जाए। असल में उसने यह फैसला गुस्से में लिया था जो निंग की माँ के खिलाफ था। उस समय निंग की माँ जू को ठीक करने के लिए अलग अलग मेडिसिन पर रिसर्च कर रही थी। एक एक्सपेरिमेंट के लिए वह एक इंजेक्शन खुद को भी लगा लेती है, लेकिन तुरंत उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जू पूरी तरह कोमा में चला गया है। इससे टाइकॉन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत निंग को एक्सपेरिमेंट में जोड़ने के लिए कहता है। एक दिन शाम को निंग की माँ और प्रोफेसर रॉय बात कर रहे होते हैं। तब निंग की माँ पहले से ही बीमार होने लगती है। यहीं पर पता चलता है कि निंग का भाई नान असल में प्रोफेसर रॉय और उसकी माँ का बेटा है। कई साल पहले उनके बीच रिलेशनशिप था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसी वजह से उनके ऑफिस में उस समय झगड़ा हुआ था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह प्रेग्नेंट है और इसी कारण उनका रिश्ता पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि प्रोफेसर रॉय पहले से शादीशुदा था, लेकिन प्रोफेसर रॉय को यह नहीं पता था कि नान असल में उसका ही बेटा है। जब उसे यह बात पता चलती है तो वह बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन वह टाइकॉन के खिलाफ कुछ नहीं कहता, बल्कि चुपचाप एक्सपेरिमेंट के मामले में निंग को बचाने की कोशिश करता है ताकि उस पर कोई असर न पड़े। यहाँ तक कि वह जेलीफिश से एक ऐसी दवा बनाने की कोशिश करता है जो निंग की माँ की बीमारी पूरी तरह ठीक कर सके। और इस पूरी सच्चाई को निंग को समझाने के लिए प्रोफेसर रॉय पहले से एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखता है, जिससे अब निंग के सामने सब कुछ पूरी तरह साफ हो जाता है। लेकिन यह सब देखकर निंग बहुत ज्यादा टूट जाती है। वह गुस्से में कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर देती है और वहाँ से सीधे मेडिसिन रूम में चली जाती है। वहाँ जाकर वह देखती है कि कुछ सीरम अलग से रखे हुए हैं। वह समझती है कि ये उसकी माँ के इलाज के लिए हैं। अब वह तय करती है कि उसे किसी भी हालत में ये सीरम अपने साथ ले जाने होंगे। दूसरी तरफ सन का ग्रुप अपने प्लान के अनुसार काम शुरू कर चुका था। वे ज़ॉम्बी लीडर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे सभी साइंस लैब में जाकर क्लीनर लेडी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही एक लड़का देखता है कि क्लीनर लेडी समय पर लैब में आ गई है, वह रंगीन कपड़ा दिखाकर सबको सिग्नल देता है। तब सभी लोग अपने अपने हाथ में जो भी था लेकर बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं। वे मन ही मन सोच रहे थे कि किसी भी तरह बाकी ज़ॉम्बी आने से पहले उन्हें क्लीनर लेडी को पकड़ना ही होगा। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले की घटना दिखाई जाती है, जब तेज गर्मी के कारण उस हाई स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड अचानक बेहोश हो गया था। उसी समय क्लीनर लेडी भी बेहोश हो गई थी। जब वह गिरी तो उसके आसपास खून फैल गया था। साथ ही जिन स्टूडेंट्स पर मेडिसिन टेस्ट की गई थी वे भी उसी दिन बीमार पड़ गए थे। असल में उन सब पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसी दिन एक एक करके वे सभी ज़ॉम्बी में बदलने लगे और हर तरफ फैल गए। फिर हम वापस वर्तमान समय में आते हैं। सन के ग्रुप के सभी लोग क्लीनर लेडी से थोड़ी दूरी पर खड़े थे। उनके हाथ में चाकू, कैंची, हॉकी स्टिक और जो भी मिला था सब कुछ था ताकि वे उसे जिंदा पकड़ सकें। लेकिन तभी अचानक वहाँ डैन और निंग भी आ जाते हैं। क्लीनर लेडी को इस डरावनी हालत में देखकर वे दोनों वहीं रुक जाते हैं। तभी निंग को एक बात याद आती है कि जब उसने उसे आखिरी बार देखा था तब वह ठीक यहीं ऐसे ही खड़ी थी। निंग डरते डरते उसे पीछे से आवाज देती है। उसकी आवाज सुनकर क्लीनर लेडी पीछे मुड़कर देखती है। निंग उससे पूछती है, हमारी आखिरी बार यहीं मुलाकात हुई थी, क्या तुम मुझे पहचानती हो? लेकिन वह उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती, बस डरावनी नजरों से उनकी तरफ देखती रहती है। उधर सन का ग्रुप सोच रहा था कि किसी भी तरह क्लीनर का ध्यान भटकाना आसान नहीं है। उन्हें उसे किसी तरह अपनी तरफ लाना ही होगा, तभी वे उसे पकड़ पाएंगे। इसलिए उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए नान वहाँ आवाज करने लगता है ताकि वह आवाज सुनकर क्लीनर लेडी उसकी तरफ आए। उधर क्लीनर लेडी सच में उसकी तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि वह आवाज की तरफ खींच रही थी। लेकिन निंग अपने भाई को बचाने के लिए एक सेकंड भी देर नहीं करती और क्लीनर लेडी के पीछे दौड़ने लगती है। तभी मो उसे रोक लेता है। प्लान के मुताबिक सन और बाकी लोग आखिरकार क्लीनर लेडी को पकड़ लेते हैं। फिर सभी मिलकर उसे एक कमरे में ले जाते हैं और उसके चेहरे को काले कपड़े से ढक देते हैं। हालांकि सब कुछ करना आसान नहीं था, फिर भी उनका प्लान सही चल रहा था। लेकिन तभी डैन अपने पास की बंदूक से क्लीनर लेडी के सिर पर गोली मार देता है और उसे मार देता है। यह देखकर सब लोग उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी रात जो प्लान बनाया था वह लगभग सफल होने के बाद भी डैन की वजह से पूरी तरह खराब हो गया। लेकिन डैन और निंग को इस प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वे समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। उसी समय देखा जाता है कि बाकी ज़ॉम्बी एक एक करके अपने अपने वर्क प्लेस की तरफ जाने लगते हैं। इससे कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रोफेसर रॉय हॉस्पिटल में निंग की माँ के बेड के पास बैठा है और उसे एकातक देख रहा है। वे
वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह चाहता है कि किसी भी तरह वह ठीक हो जाए। असल में उसके ठीक होने के लिए एक एंटीडोट की जरूरत थी जो प्रोफेसर रॉय के पास नहीं था। वह टाइकॉन के रिसर्च रूम में था और उस एंटीडोट के लिए बहुत पैसे चाहिए थे जो प्रोफेसर रॉय के लिए देना मुमकिन नहीं था। उधर टाइकॉन को निंग की माँ से बहुत गुस्सा था, इसलिए वह भी प्रोफेसर रॉय की कोई मदद नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद प्रोफेसर रॉय हॉस्पिटल की बालकनी से देखता है कि दूर उसके स्कूल की सारी बिल्डिंग्स में आग लगी हुई है। यह देखकर वह बहुत टूट जाता है और सोचने लगता है कि कितने सारे लोग इस आपदा में मर रहे हैं। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी टाइकॉन अपनी टीम भेजता है ताकि निंग की माँ और प्रोफेसर रॉय को उसकी पुरानी लाइब्रेरी में ले जाया जा सके। उन्हें वहाँ ले जाने के बाद निंग की माँ की रिपोर्ट में दिखता है कि उसके शरीर के सेल्स धीरे धीरे रिकवर होने लगे हैं। मतलब प्रोफेसर रॉय की बनाई हुई दवा सच में काम कर रही थी। ये देखकर प्रोफेसर रॉय बहुत खुश हो जाता है और जब टाइकॉन ये देखता है तो वह उस दवा को अपने बेटे पर लगाने के लिए बेचैन हो जाता है। लेकिन प्रोफेसर रॉय ने सिर्फ 2 ही डोज बनाई थी, जिनमें से एक पहले ही निंग की माँ को दी जा चुकी थी और दूसरी अभी भी प्रोफेसर रॉय के रिसर्च रूम में रखी हुई थी। उसी समय टाइकॉन साफ साफ मान लेता है कि उसकी इस रिसर्च की वजह से ही स्कूल में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है, क्योंकि इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मेन वही था। टाइकॉन फिर फैसला करता है कि किसी भी तरह वह रिसर्च रूम से वह दवा लेकर आएगा। इसके लिए वह अपनी टीम तैयार करने लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी मौजूद थे। दूसरी तरफ प्रोफेसर रॉय हमेशा निंग और उसके भाई की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है, इसलिए वह टाइकॉन से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि किसी तरह निंग और नान को भी वहाँ से बचा कर ले आए। टाइकॉन उसकी बात मान लेता है, लेकिन वह साफ कह देता है कि वह सिर्फ निंग और नान को ही ला पाएगा, किसी और को नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर में ज्यादा जगह नहीं है और उन्हें वहाँ से निकालने के बाद उन्हें क्वारंटाइन में रखना होगा। प्रोफेसर रॉय उसकी बात मान लेता है और खुद भी उसके साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है ताकि निंग और नान को बचा सके। इधर सभी स्टूडेंट सोच रहे थे कि वे इन ज़ॉम्बियों से कैसे बच सकते हैं। तभी अचानक ज़ॉम्बियों का क्लास टाइम शुरू हो जाता है और क्योंकि ये ज़ॉम्बी अपनी रोज की आदत के हिसाब से चलते थे, इसलिए वे अपने अपने वर्क प्लेस की तरफ लौटने लगते हैं। उसी समय एक ज़ॉम्बी स्टूडेंट दरवाजे पर बार बार नॉक करने लगता है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं, क्योंकि जिस तरह वह दरवाजा खटखटा रहा था वह कभी भी टूट सकता था। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करें। तभी अचानक मिरर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सबको कहता है कि हमने ज़ॉम्बियों के लीडर को मार दिया है, तो अगर हम उसी जैसे 1 सेकंड जनरेशन ज़ॉम्बी बना सकें तो शायद हम हालात को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ही ये नोटिस किया था कि जो इंसान किसी ज़ॉम्बी के द्वारा संक्रमित होता है वह उसी ज़ॉम्बी जैसा ही बर्ताव करने लगता है। इसी वजह से उसके दिमाग में ये आइडिया आया था, लेकिन उसकी बात का मतलब सब ठीक से समझ नहीं पाए। हालांकि निंग समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहता है। सब कुछ समझकर निंग फैसला करती है कि सबको बचाने के लिए वह खुद अपनी जान कुर्बान करेगी। इसके लिए वह बिना देर किए एक इंजेक्शन उठाती है और क्लीनर लेडी की पड़ी हुई बॉडी के पास चली जाती है। वह उसके शरीर में इंजेक्शन लगाकर उसका खून निकाल लेती है ताकि वह उसे अपने शरीर में डालकर खुद ज़ॉम्बी बन सके, लेकिन सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं। फिर भी वह किसी की बात नहीं सुनती। असल में वह अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इंजेक्शन लगाने से पहले वह अपने भाई नान को प्रोफेसर रॉय की पेन ड्राइव देती है और कहती है, शायद मैं फिर कभी नॉर्मल जिंदगी में वापस न आ सकूं, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। इतना कहकर जैसे ही वह खुद को इंजेक्शन लगाने जाती है, डायनीशिया निंग के भाई के सिर पर बंदूक तान कर कहता है, अगर तुमने ये किया तो मैं अभी तुम्हारे भाई को गोली मार दूंगा। लेकिन निंग को पूरा यकीन था कि कुछ भी हो जाए, डायन उसके भाई को नहीं मारेगा, इसलिए वह बिना रुके इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है। तभी उसका भाई नान चालाकी से उसके हाथ से इंजेक्शन गिरा देता है। उसी समय आवाज सुनकर कुछ ज़ॉम्बी वहां दौड़ कर आ जाते हैं। उन्हें देखकर डायन फायरिंग शुरू कर देता है। गोली की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बी उनके कमरे की तरफ दौड़ने लगते हैं। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स भागने लगते हैं। नीचे उतरते समय वे देखते हैं कि ज़ॉम्बी ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं। अब उनके पास छत पर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। डायन सबको बचाने के लिए ज़ॉम्बियों पर गोली चलाता रहता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद वे सब किसी तरह भागकर छत पर पहुंच जाते हैं। तभी प्रोफेसर रॉय हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर को देखकर निंग को लग रहा था कि वे कभी भी ओपन फायर कर सकते हैं, इसलिए वह जल्दी से अपने पास रखा एंटीडोट जेलीफिश मेडिसिन उन्हें दिखाती है। असल में निंग ये इसलिए दिखा रही थी ताकि इस एंटीडोट के लिए ही सही प्रोफेसर रॉय उन्हें बचाने आ जाए। प्रोफेसर रॉय उन्हें देखकर पायलट से हेलीकॉप्टर लैंड करने को कहता है। इस दौरान निंग और कुछ लड़कियां हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ने लगती हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर सिर्फ निंग को ही वहां से उठाकर अंदर ले लेता है और साफ कहा जाता है कि सिर्फ निंग ही उनके साथ जा सकती है। ये सुनकर मो बहुत गुस्सा हो जाता है और वहीं खड़े होकर चिल्लाने लगता है। निंग को भी ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। वह जोर जोर से अपने भाई को पुकारती है
और पायलट से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि सबको बचा लिया जाए, लेकिन पायलट अनाउंस करता है कि नान तुरंत हेलीकॉप्टर में चढ़ जाए। उधर सान और उसके साथी छत के दरवाजे पर जॉम्बियों से लड़ रहे थे। तब तक सब समझ चुके थे कि किसी वजह से हेलीकॉप्टर निंग और नान को बचाने आया है, इसलिए निंग के दोस्त बार बार उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि वह उनकी चिंता न करे। निंग भी हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ती है, लेकिन कुछ दूर जाकर रुक जाती है। उसे लगने लगता है कि कहीं वह अपने दोस्तों को धोखा तो नहीं दे रही, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ मोवा शुरू से ही दोनों भाई बहन से जलता था। ये सब देखकर वह गुस्से में कहता है, अगर कोई इंसान सेकंड जनरेशन जॉम्बी बनकर सबको बचा सकता है तो नान इसके लिए सबसे सही चॉइस है। नान तब उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप उसे घूरता रहता है। उधर मो गुस्से में आकर अपने हाथ में रखा क्लीनर लेडी के ब्लड सेल वाला इंजेक्शन सीधे नान की गर्दन में लगा देता है। क्योंकि प्रोफेसर रॉय सिर्फ इन दोनों भाई बहन को ही बचाने आया था, इसलिए वह बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रहा था। ये सब देखकर निंग अपने भाई के लिए जोर जोर से रोने लगती है और नान नान चिल्लाती रहती है। पायलट ये सब देखकर कोई और रास्ता न होने की वजह से निंग को लेकर जल्दी वहां से निकल जाता है। उधर इंजेक्शन लगते ही नान बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन वह भी अब जॉम्बी वायरस से संक्रमित हो चुका था। इधर सान और उसके दोस्त दरवाजे पर जॉम्बियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार वे दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। वे एक मजबूत चेन से दरवाजा बांध देते हैं, जिसे जॉम्बी किसी भी हालत में तोड़ नहीं सकते। इस घटना के बाद करीब 1 महीना बीत जाता है। अब हम निंग की माँ का केबिन देखते हैं, जहाँ एक डॉक्टर आकर इंचार्ज को बताता है कि जेलीफिश एंटीडोट निंग की माँ और जू पर लगाया गया है। हालांकि दोनों धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक होश में नहीं आए हैं। उम्मीद है कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इसी दौरान जब वे इस बारे में बात कर रहे होते हैं, अचानक निंग की माँ को होश आ जाता है, लेकिन उसका एक आंख नीले रंग का हो चुका था, जिससे लगता है कि उसके शरीर में दिया गया एंटीडोट शायद कुछ नया बदलाव ला रहा है। दूसरी तरफ हम हाई स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ नान अब पूरी तरह से जॉम्बी बन चुका है, और क्योंकि उसके शरीर में क्लीनर लेडी का ब्लड सेल डाला गया था, इसलिए बाकी सारे जॉम्बी उसे अपना लीडर मान रहे थे। इसी वजह से सभी जॉम्बी उसे घेर कर खड़े थे। यहाँ से समझ आता है कि जो भी लोग बच पाए थे, उन्होंने नान को इसी तरह बांध कर जॉम्बियों को उसी जगह रोके रखा, और उसी मौके का फायदा उठाकर वे वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। और इसी तरह एक थ्रिलिंग एंडिंग के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।